हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग PYQs स्पेशली करने वाले हैं। तो अभी तक हम सेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे थे। आज का जो सेशन है, इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर्स में TET के किसी भी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि लेवल कम ज़्यादा ना हो। और आज का ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिख रहा है क्योंकि उत्कर्ष पर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं। आपका पढ़ाई में गैप ना हो, आपकी पढ़ाई रेगुलरिटी में चलती रहे, इसलिए ये आपको रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल वैसे ही देखना जैसे आप लाइव क्लास को देखते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करना, भले ही आप पॉज करके आंसर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स? तो भारत के जो स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड ऑन करना चाहिए पढ़ाई में, उसके लिए डिबेट कब हुई थी? तो सबसे पहले मैकियावेली ने इसका प्रस्ताव दिया था, और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये हुआ था 1835 में। इसके बारे में बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी। तो 1835 आप लोग ध्यान रखें, तब से भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाया जाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज़ नोन एज। तो लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया की है वो इनमें से कौन सी पॉलिसी कहलाती है? लैंग्वेज इन एजुकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, उसे नेशनल लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं। देखो, लैंग्वेज इन एजुकेशन बोला जा रहा है भारत में NCF 2005, NCF 2000 के अकॉर्डिंग और 1964 के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को NPE 1964 के अकॉर्डिंग भी मैंने ये बताया था कि जो फॉर्मूला चल रहा है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। क्योंकि ऐसा है कि बोला जाता है प्यूबर्टी के पहले जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को या किसी भी इंसान को अगर हम प्यूबर्टी के पहले कोई भाषा सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छे से भाषा सीख लेता है। तो ये माना गया कि कम से कम 3 लैंग्वेज फार्मूला सिखाया जाए, जिसमें एक क्षेत्रीय बोली बच्चे को बचपन से सिखा दी जाए 11-12 साल की उम्र के पहले, दूसरी उसको हिंदी बहुत अच्छे से आना चाहिए और तीसरी इंग्लिश भाषा। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला चलता है हमारे पाठ्यक्रम में। हालांकि उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑन पेपर्स 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला जाता है इसे, ठीक है। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? तो भारत में अगर मैं लैंग्वेज की बात करूंगी तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आप लोगों को ये बताना है। अब आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सही होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये तो गलत ही हो गया। सॉरी, हाँ, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, ये वाली बात भी बिल्कुल सही हुई। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में। और लास्ट दिया है इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आपको समझना है कि जो इंग्लिश है वो एसोसिएट लैंग्वेज है या फिर वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इंग्लिश आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और डी आर ट्रू। हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं माना जाता और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद भी हुए थे, है ना, कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हिंदी को मत आप नेशनल लैंग्वेज बनाओ, दूसरी भाषाओं को बनाओ। तो अभी तक नेशनल लैंग्वेज इसको नहीं बनाया गया और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं बनाया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, और अगर बोला जाए कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है भारत की, तो वो भी कौन हो जाएगी? आपकी इंग्लिश हो जाएगी। आगे चलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी इज, क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? क्या मतलब होता है मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा भाषाएं जो सिखाने का सेंस है, उसके सेंस में ये लिखा जा रहा है। क्या है? टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम and teaching Indian languages as a language, teaching of a foreign language along with Indian languages through the medium of the state language। उसके बाद में लिखा हुआ है यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस एंड कंटेंट इन मदर टंग। देखो, टीचिंग लर्निंग 3 लैंग्वेजेस की कराई जाए और कंटेंट मदर टंग में कराया जाए, ये तो एब्सोल्युटली गलत हो गया। टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेजेस एज ए लैंग्वेज, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए और हिंदी जो भाषा है हिंदी को एकदम एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, स्टेट की जो भाषा है उस भाषा को माध्यम रखते हुए हम फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ाएं और साथ ही साथ में दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाएं, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन में सी है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। क्या लिखा है?
टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज मतलब ये है कि मदर टंग जो है मदर टंग का भी प्रयोग करो। मदर टंग के अलावा मदर टंग में अब क्या हो सकता है, मदर टंग में आपकी मराठी, गुजराती, पंजाबी जो भी है वो मदर टंग आ सकती है। मदर टंग के अलावा आप हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं कंटेंट वगैरह में, और उसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं। तो 3 लैंग्वेजेस हो गई ना, तो ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं ये हो जाएंगी आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म। ये वाला 3 लैंग्वेजेस वाला क्यों गलत हुआ था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मदर टंग के अलावा 3 लैंग्वेजेस में लेनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो 4 हो जाएंगी फिर। तो सही कौन सा है, सी ऑप्शन। आगे चलो, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें फर्स्ट लैंग्वेज का एक्विजिशन करना है या सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन करना है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, जो तो होना ही चाहिए, है ना। अ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, स्किल्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन, अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड इनपुट रिच इन कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। तो अगर मुझे बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा सिखानी है तो मुझे उस भाषा में कम्युनिकेट उससे खुद करना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। आपने अभी की क्लास में भी ये चीज़ देखी थी कि क्या करना पड़ता है, इमर्स करना पड़ता है बच्चे को भाषा में, एक्सपोजर उसका भाषा में होना चाहिए जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं। तो सेकेंड या फर्स्ट लैंग्वेज सिखाने के लिए हमको उसी भाषा का कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। हिंदी बोलने वाला एक शिक्षक है, उसकी कहाँ पर पोस्टिंग हो गई, राजस्थान के किसी रिमोट एरिया में उसकी पोस्टिंग हो गई। सिंस शी डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज, अब उनको राजस्थानी भाषा नहीं आती मैडम को, शी फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत समस्याएं हो रही है वहाँ पर। अब मैडम को क्या करना चाहिए, ट्राई टू गेट ए पोस्टिंग टू ए हिंदी स्पीकिंग एरिया, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा ले हिंदी स्पीकिंग में, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, टेक्स्ट बुक को स्टैंडर्ड हिंदी का एक सोर्स बना के पढ़ाएं। यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाइल टीचिंग, चाइल्ड की लैंग्वेज को एक रिसोर्स की तरह बना ले टीचिंग करते समय। एनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, ये भी नहीं बोल सकते कि आप हिंदी में सिखाना शुरू करो, ये वाला सही हो जाएगा। यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाइल टीचिंग, मतलब बीच बीच में उनको राजस्थानी भाषा को रिसोर्स की तरह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में बच्चों से पूछना पड़ेगा, अच्छा बताओ इसको तुम राजस्थानी में क्या बोलते हो, तो ऐसे करके रिसोर्स की तरह उसको करेंगे ना, तो बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे और उसके बाद में वो दूसरी भाषाओं को, हिंदी और इंग्लिश को सीखने में भी इंटरेस्ट थोड़ा बताएंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 7th, हियर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। लिस्ट दिया हुआ है टास्क का जिसको इंक्लूड किया गया है लैंग्वेज क्लासरूम में। विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर्स, कौन से में आपको एक्टिव लर्नर्स दिख रहे हैं बच्चे जिसमें, तो एक्टिव लर्निंग का आपको ओवरऑल टास्क बताना है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए पोएम, बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं किसी पोएम को समझने के लिए, ठीक है, किसी पोएम को समझने के लिए बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन ए पोएम, मेमोराइज कभी भी टास्क बेस्ड नहीं होता, टास्क होता है कोई काम आपको दे दिया, मेमोराइज करना कोई टास्क नहीं माना जाता। चिल्ड्रन राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ए पोएम, राइट कर रहे हैं आंसर्स को जो एंड ऑफ द पोएम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये भी टास्क नहीं होता, टास्क होता है ये वाला। तो एक्टिव लर्नर्स वाला टास्क कौन सा है कि चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए पोएम। मैडम ने ग्रुप बना दिए और बोला एक पोएम सुनाने के बाद में कि अब आपको इस सब का इंटरप्रिटेशन लिखना है, 4-4 का ग्रुप बना दिया, तो ये जो होगा इसमें एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, तो ये होगा एक्टिविटी वाला, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बिफोर द स्टूडेंट स्टार्ट्स रीडिंग अ टाइटल्ड ब्रेव बिट्टो, ब्रेव बिट्टो का कोई पोएम है या कोई कविता है, कहानी है ब्रेव बिट्टो नाम से, द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन विद देम ऑन ब्रेवरी, बच्चों टीचर ने क्या किया, बच्चों से डिस्कशन किया इस बात पर कि ब्रेवरी क्या होती है, क्योंकि इसके नाम में ब्रेव बिट्टो आ रहा है ना। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी के साथ में टीचर यहाँ पर क्या अचीव करना चाहती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को अभी तक क्या पता है वो जानने की कोशिश करिए मैडम। एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्टैंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को परखने की कोशिश करिए कि इनमें समझ कितनी है। एक्टिवेट एंथुसियाज्म इन द स्टूडेंट्स, बच्चों को उत्साहित करने की कोशिश करिए। एक्टिवेट द डिफरेंट स्टैंस ऑन स्टूडेंट्स, ये तो ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। ये जो क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं वो उनके प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाना है, तो मैं आपसे क्लास में आके पूछूंगी बेटा बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है और उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करके बताऊंगी आपको एक्स्ट्रा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको आसान तरीके से बताऊंगी। तो इसमें I+1 स्टीफन क्रेशन वाला भी फॉर्मूला लग गया और साथ ही साथ में ये वाला भी हो गया आपका कि मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट कर रही हूँ।
बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर पर एक नया चैप्टर शुरू करने के पहले टीचर ने ऑनेस्टी पर डिस्कशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं इस एक्टिविटी के थ्रू, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वही काम इस वाले क्वेश्चन में भी टीचर ने किया है। एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल्स, स्किल्स को एक्टिवेट कर रही हैं, नहीं, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। तो जब भी मैडम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लास शुरू होने के पहले बोलती हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो एक्टिवेट कर रही हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को। 10th देखो, फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। फ्लावर एंड हेज ये जो है ये इसमें कौन सा वाला हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या फिर राइटिंग। तो जो 10th है इसमें सही आंसर होगा फ्लावर एंड हैज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड, देखो राइटिंग स्किल हो जाएगा। क्या है फ्लावर एंड हैज़ रिगार्डेड, फ्लावर एंड हैज़ मतलब फ्लावर्स के नाम लिखे हुए हैं, फ्लावर्स के फोटोज़ बने हुए हैं, उसमें आपको फ्लावर का नाम लिखना है, सही से उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो ये क्या होगा आपका, एक प्रकार से राइटिंग स्किल हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग की लास्ट स्टेज क्या होती है, कंट्रोल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग या फिर एडवांस राइटिंग। तो ओवरऑल आपको खुद ही समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर कंट्रोल राइटिंग क्या है, जब मैडम पूरा कंट्रोल कर रही हैं, कहीं गलती कर रहे हो ना तो वो बता रही हैं। ऐसे ही गाइडेड राइटिंग हो जाएगी, बीच बीच में बता रही है। तो फ्री राइटिंग जो होती है वो बच्चा बिना किसी की मदद के करता है। तो ये जो फ्री राइटिंग है, ये फ्री राइटिंग आपकी लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग में आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अ स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु, स्पीच कम्युनिटी कैसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है, कैसे होते हैं लोग जो स्पीच कम्युनिटी में आते हैं, जो बाइलिंगुअल होते हैं, जो शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, बिल्कुल यही हो जाएगा। ऐसे लोग जो कम्युनिटी मेंबरशिप ले लेते हैं और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा, जो एक ही जैसी भाषा बोलते हैं वो स्पीच कम्युनिटी में नहीं आते। देखो मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है, तो मैं ऐसी कम्युनिटी के साथ में जुड़ गई जो बहुत ज़्यादा उर्दू में बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे उर्दू अच्छी करनी है। तो ये मैं किसका हिस्सा बन गई, कि स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा बन गई। तो वहाँ पर हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में सब में बात करेंगे। तो ये होता है आपका स्पीच कम्युनिटी का मतलब। एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म इज, जब एक टर्म का 6 महीना खत्म हो जाता है तब जो असेसमेंट होता है उस असेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं। तो ओवरऑल ध्यान रखना, जब भी ये इस टाइप का होगा ना 6 महीने खत्म होने के बाद में तो फाइनल एग्जाम ही हो जाएंगी ना, फाइनल एग्जाम होगी या फिर वो सेमेस्टर एग्जाम होगी या फिर वो टर्मिनल एग्जाम होगी। तो फाइनल एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, टर्मिनल एग्जाम है, ऐसा कोई सा भी एग्जाम अगर आपको लिखा हुआ दिखेगा तो ये असेसमेंट कौन सा हो जाता है, ये असेसमेंट होता है समेटिव असेसमेंट। सी जो ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट। ऐसे असेसमेंट को हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 14 देखो, अ टीचर सिलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, टीचर ने क्या किया, टेक्स्ट न्यूज़पेपर में से सिलेक्ट किया एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, और उस पैसेज में से कुछ वर्ड्स को मिस कर दिया, हटा दिया। ये वाला जो टेस्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोज टेस्ट। तो जब भी पैराग्राफ में से बीच बीच में वर्ड्स हटा देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, उस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। पोइट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर, पोइट्री किससे ओरिएंटेड है, किससे संबंधित है पोइट्री, आपको ये बात बतानी है। तो पोइट्री जो है ना वो किससे संबंधित हो जाएगी, कॉम्प्रहेंशन नहीं सही होता, वोकैबुलरी भी नहीं सही होती, इससे एप्रिसिएशन सही होता है, इससे एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, दूसरा क्या हो जाता है, पोइट्री में इमोशंस बच्चों को बढ़ते हैं, बच्चों में इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। तो इसीलिए वीर रस वाली, पेट्रियाटिज्म वाली पोइट्री स्कूल्स में ऐड की जाती है ताकि बच्चों में देशभक्ति के भाव पनपे। तो ये सब कुछ होता है पोइट्री का। ठीक है, 16 देखो, अब आपको बताना है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द वन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और एक्स्ट्रावेजेंट एक्सैगरेशन ऑफ फैक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। जब हम लोग एक्स्ट्रावेजेंट एक्सैगरेशन कर रहे हैं किसी पॉसिबिलिटी का तो उसको इन सारे में से क्या बोला जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या बोला जाता है। तो जैसे मैंने कह दिया ना टन्स ऑफ हैप्पीनेस, तो टन्स ऑफ हैप्पीनेस मुझे बोलना है कि वो ना बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, वो तो इतना खाना खा रहा है, इतना खाना खा रहा है, तो मैंने बोल दिया ही इज़ ईटिंग लाइक ए हॉर्स। तो वो एक्चुअल में घोड़े जैसा नहीं खा रहा है, मैंने सिंपल ऐसा बोला ही इज़ ईटिंग लाइक ए हॉर्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ भी मैंने एक्सैगरेट करके बोला, तो एक्सैगरेट करके जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो उसको हाइपर बोल बोलते हैं। बड़े बड़े बोल याद करवाए थे मैंने, आपको याद होगा। तो हाइपर बोल होता है आपका जिसमें एक्सैगरेट करते हैं आप किसी भी बात को। चूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गल्फ्स,
गल्फ शब्द का आपको सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ। ठीक है, तो याद रखो गल्फ का प्लूरल गल्फ्स है, गल्फ्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा? गल्फ हो जाएगा। अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। ये मैंने जब टेंस पढ़ाया था तो टेंस में मैंने ये बात बताई थी कि आप जो कॉम्बिनेशन बनाते हो वो कॉम्बिनेशन बनाते हो पास्ट परफेक्ट। जब भी पास्ट में दो एक्शन हो रहे, पास्ट में दो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को साथ में आपको एक ही सेंटेंस में लिखना है, तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है बेटा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का। इन दोनों का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जो क्रिया पहले हो गई उसको लिख देना पास्ट परफेक्ट में, जो क्रिया बाद में हुई उस बाद वाली क्रिया को लिखना पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, तो बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये परफेक्ट दिख रहा है तो ये किस में होगा? इंडेफिनिट में होगा, तो रीच्ड हो जाएगा सही। अच्छा, इसके लिए एक और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद वाला होता है पास्ट इंडेफिनिट। याद रखना पी से पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आफ्टर के बाद वाला होगा पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के पहले वाला होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको इन दोनों फॉर्मूले में से किसी से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 क्वेश्चन दे देते हैं। शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। अब उसने नई ड्रेस खरीदी, कब खरीदी थी? पिछले सप्ताह खरीदी थी, लास्ट वीक। लास्ट वीक जो है वो बीते हुए कल का समय है, और जब भी आपको बीते हुए कल का समय लिखा हुआ दिखाई देगा सेंटेंस में, आपको एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस लिखा हुआ दिखाई दे, जो बीते हुए कल का समय होता है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में बनाओगे बेटा सेंटेंस? इसको याद करना, ये रूल होता है। पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं ऐसे सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, तो बॉट सही हो जाएगा। शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। द गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग्स। गैलरी में 1000 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। दीज पेंटिंग्स डैश ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। ये जो पेंटिंग्स है ना, ये कलेक्ट की गई हैं लास्ट 100 ईयर्स में। अब लास्ट 100 ईयर्स से कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रहे हैं, एक साथ नहीं की हैं, मतलब 100 वर्षों से थोड़ी 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 पेंटिंग्स हो रही है। जब भी इतने टाइम ड्यूरेशन से कोई काम हो रहा है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको दिख रहे हैं कौन कौन से? 2 ऑप्शन, एक तो ये, एक ये। 2 ऑप्शन तो हटा देते हैं। अब पेंटिंग्स बहुवचन है, प्लूरल के लिए हैज़ आएगा कि हैव आ जाएगा। हैव बीन कलेक्टेड, ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही आना चाहिए था, तो हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। 21 देखो, आई डैश बाय एन अलार्म क्लॉक टुडे, आई डोंट वांट टू बी लेट एनी मोर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे अलार्म क्लॉक आज ख़रीदना है, मैं अब और लेट नहीं होना चाहती। तो अब अलार्म क्लॉक ख़रीदना ही है 100%, तो आई मस्ट। जब भी कोई काम 100% करना है तो आप क्या लगा दोगे वहाँ पर? मस्ट लगा दोगे। डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट, आपको पता है ये बात, सूर्य यूनिक है, यूनिक चीज़ों के पहले द लगता है, डायरेक्शन के पहले भी हम लोग क्या लगा देंगे? द। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो भी चीज़ें अद्वितीय हैं, सन, मून, प्लानिटरी बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी बॉडीज़ हैं, उनका अगर कोई भी नाम लिखा हुआ है तो उनके पहले हमेशा द लगाइएगा, इस बात को ध्यान रखिए। 23 देखते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट टू स्पीक इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर। व्हाट टू स्पीक, क्या बोला जा सकता है? Even water was not available there. पानी भी अवेलेबल नहीं था वहाँ, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। Even water was not. What to speak, क्या कह सकते हैं? पानी भी अवेलेबल नहीं था वहाँ। तो अरुण एंड लता हैव ए हाउस डैश हाउस इज क्वाइट बिग, है ना। अरुण एंड लता का एक घर है, क्या समझ में आ रहा है कि दोनों लोगों का एक ही घर है। तो एक घर में ये 2 लोग रहते हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, है ना। तो अरुण एंड लता हैव ए हाउस, अब दोनों का घर जो है वो बहुत बड़ा है। दोनों के लिए क्या लगाओगे? देयर। आपको पता है ना, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो देयर हाउस इज क्वाइट बिग हो जाएगा। 25 आपको बताना है सुपरलेटिव फॉर्म फास्ट का। तो फास्ट पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा फास्टर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। स्कैर्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही हर्ड अ लाउड नॉइस आउटसाइड। अब मैंने आपको यूट्यूब वाली क्लासेस में ही ये बताया है, जब भी आपको सेंटेंस की शुरुआत में लिखा दिखता है हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, है ना, उसके अलावा आपको नेवर लिखा हुआ दिख जाए, आपको सेल्डम लिखा हुआ दिख जाए,
या फिर आपको नो सूनर लिखा हुआ दिख जाए, कहाँ लिखा दिखेगा, सेंटेंस की शुरुआत में, तब आपको इन्वर्जन रूल लगाना होता है। मतलब आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो फिर सब्जेक्ट लगाते हो, इन्वर्जन रूल लगता है। तो यहाँ पर ही एंटर्ड की जगह मुझे बोलना पड़ेगा हैड ही एंटर्ड, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया ना, तो मुझे यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब थर्ड फॉर्म किसके साथ में आता है, हैड, हैव, हैज़ के साथ में। जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ मैं हैड लगा दूंगी। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, ए में एरर था। 27 द ट्रेन स्लोड डैश एंड फाइनली स्टॉप्ड, धीरे हो गई, आपको फिक्स प्रपोजिशन लगाना है। तो धीरे होने के लिए स्लोड डाउन बोलेंगे, स्लोड अप, स्लोड ओवर ये नहीं बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, स्लोड डाउन, धीरे 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 हो गई ना, तो स्लोड डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड ऑल्सो गेट डैश अर्ली। तो उठने के लिए, वेकअप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, गेट अप का। अब गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखो, ये फिक्स प्रीपोजिशंस है। एक होता है गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। तो किसी बंद स्थान पर अंदर प्रवेश करेंगे तब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, गेट इनटू, अंदर, बंद स्थान के, है ना, जब स्थान बंद होगा, क्लोज्ड स्पेस होगी, वहाँ पर अंदर प्रवेश करने के लिए हम लोग गेट इनटू का यूज़ करते हैं। दूसरा होगा गेट आउट, तो आपको पता है मैडम गेट आउट बहुत बार करती है क्लास में से, तो भगाने के लिए होता है। अगला आया गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन पर से उतरना। तो गेट ऑफ द बस, वाहन से उतरने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट ऑफ, OFF ऑफ, ध्यान रखो क्योंकि जर्नी आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्शन जहाँ भी होता है ना वहाँ OFF ऑफ यूज़ होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। आई हैड टू फिल डैश 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो मुझे फिलअप करना है, फिलअप करते हैं हम लोग फॉर्म, फॉर्म फिलअप कर देना, सुना है। तो आई हैड टू फिलअप 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 30 क्वेश्चन, द टूरिस्ट गाइड पॉइंटेड डैश द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। टूरिस्ट गाइड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को पॉइंट आउट किया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाना है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट आउट। बस ऐसे आसान आसान से आपके फिक्स प्रपोजिशंस यहाँ पर आते हैं। पैसिव वॉइस बताना है आपको, इसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। समवन सेल्स टिकट्स एट द बुक ऑफिस, क्या लिखा हुआ है बेटा, सेल्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है इज एम आर के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म में, है ना, यही करते हैं हम लोग। तो हमको इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इज आर सोल्ड सही हो जाएगा। तो आर सोल्ड आपको केवल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ बीइंग सोल्ड था, ये मत कर देना गलती से। तो इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 है, द रिपोर्टेड स्पीच विल बी, आपको बताना है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। हाँ, यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करना है। डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, क्या लिखूँ यहाँ पे, नॉट टू स्विम। इंपरेटिव सेंटेंस है, जब भी नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे नॉट टू का यूज़ किया जाता है। तो नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला था आपका। चलिए अब यहाँ पर एक पोएम आ गई है, इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा हमें बहुत ही डिटेल में, अच्छी तरीके से इस पोएम को। यहाँ पर देखो तो ये बिल्कुल एक ही है ना, बिल्कुल एक ही पोएम है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो उचक के गया स्क्रीन की तरफ। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स क्या होते हैं, रहवासी। तो टोपाज रहवासियों को बोला जा रहा है जो ग्रीन वर्ल्ड में है। थोड़ा थोड़ा समझते जाना मीनिंग, ग्रीन वर्ल्ड में है मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है। दे डू नॉट फियर द मीन बीनीथ द ट्री, वो बिल्कुल फियर नहीं करते पेड़ों के नीचे जो लोग रह रहे हैं उन पर। मीन बोला है, जो बेकार लोग रहते हैं उन पर बिल्कुल भी वो लोग ध्यान नहीं देते। दे पेस इन स्लीक शाइवैलरिक सर्टेनिटी, वो उनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, स्लीक होती है, शाइवैलरिक होती है। सर्टेनिटी, शाइवैलरिक का मतलब होता है बहादुरी से पूर्ण। तो वो बिल्कुल ऐसे उड़ते जाते हैं, बिल्कुल तैरते जाते हैं, इतनी स्पीड में चलते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, क्या लिखा जा रहा है, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं थ्रू हर वूल, उनकी वूल्स को सिलती जा रही हैं, ऐसे ऐसे बुन रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो आइवरी की नीडल से वो जो बुन रही हैं उसको खींचना भी बहुत मुश्किल है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, बोला जा रहा है कि जो बहुत बड़ा वेट है अंकल
अंकल की वेडिंग बैंड का, वेडिंग बैंड मतलब रिंग का, वो आंटी के हाथों पर बहुत वजन दे रहा है, ऐसे सेंस में आ रहा है. व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. बोला जा रहा है जब आंटी की डेथ हो जाएगी तो उनकी ये जो टेरिफाइड हैंड्स हैं ये झूठ बोलेंगे. स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid. तो ओवरऑल सेंस आ रहा है कि यहाँ से तो हमें लग रहा था कि किसी की बात आ रही है, फॉरेस्ट के एनिमल्स की बात आ रही है. फिर हमें समझ में आया कि ये सब जो है ये क्या है, कुछ ना कुछ पिक्चर्स हैं जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाई गई हैं और उन्हीं पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है. आंट जेनिफर की क्रिएटिविटी आर्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं. द सिनोनिम ऑफ प्रैंसेस. अब प्रैंस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रैंस का मतलब होता है उछलना, उचकना. तो उछलने उचकने के लिए सही वर्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है? पाउंस. अच्छा, प्रैंस के लिए आप डांस वर्ड का भी यूज कर सकते हो. तो नाचना, गाना, उचकना, लीप करना, छलांग मारना, ये सब आपके प्रैंस के मीनिंग्स हो जाएंगे. द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल लाई. उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो अभी भी झूठ बोलेंगे. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें? हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल लाई. उनके टेरिफाइड हैंड्स अभी भी झूठ बोलेंगे, ऐसे सेंस में बोला जा रहा है. तो टेरिफाइड हैंड्स को किसी से कंपेयर तो किया नहीं है, तो अब आपका ये मेटाफोर भी नहीं होगा और आपका ये सिमिली तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिमिली क्या होता है? जब एज और लाइक यूज़ किया जाता है तब, है ना. तो सिमिली भी ये नहीं हो सकता. उसके बाद में आया आपका हाइपरबोल. तो हाइपरबोल कब होता है? जब हम डबल मीनिंग कर रहे होते हैं, सॉरी एग्जैगरेट कर रहे होते हैं, तो हाइपरबोल होता है. तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया. ये जो है ये आपका पन है. पन क्या हो जाता है? पन हो जाता है कि जब मैं ना इनडायरेक्टली कोई बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ किसी दूसरे वर्ड्स में, तो ज़्यादातर पन यूज़ होता है पोम में. तो जब भी मुझे इनडायरेक्टली कोई बात बोलनी, बोलना कुछ चाह रही हूँ, लिखा कुछ और है, तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? पन बोला जाता है. तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल लाई. उनके हाथ झूठ तो नहीं बोलेंगे, मैंने कुछ और सेंस में इसको लिखा हुआ है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पन सही है. होम इज आंट टेरिफाइड ऑफ. बोला जा रहा है आंट किससे टेरिफाइड है? मैस्कुलिन इमेज ऑफ टाइगर से. आंट इज अफ्रेड ऑफ अंकल, आंट इज अफ्रेड ऑफ एक्सपेंसेस. देखो क्या लिखा हुआ है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. मतलब ओवरऑल समझ में आ रहा है कि जो आंटी हैं वो किससे टेरिफाइड है? वो हैं अंकल से टेरिफाइड हैं, उनसे डरी हुई हैं या उनसे गुस्सा है, क्रोधित हैं, जो भी है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंट इज अफ्रेड ऑफ अंकल. हियर टाइगर रिफर्स टू. टाइगर किसको रिफर कर रहा है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन. प्रैंस फिर से पढ़ के देखो एक बार. प्रैंस कर रहा है, उछल के आ रहा है स्क्रीन के अक्रॉस. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और उन्होंने वाइल्ड टोपाज डेनिजन्स बनाए हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में. दे डू नॉट फियर द मीन बीनीथ द ट्री. वो पेड़ों के नीचे जो भी है उससे नहीं डरते. देयर पेस इज स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी. और उनकी पेंटिंग्स में ऐसा दिखता है कि बहुत तेज़ी से कोई चीज़ें दौड़ रही हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल टू पुल. वो आइवरी नीडल को खींच भी नहीं पा रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंट है वो टाइगर है, वो टाइगर किसको डिनोट कर रहा है? टाइगर डिनोट कर रहा है ओवरऑल तरीके से न्यूट्रल वर्ल्ड को. ये अंकल्स वेडिंग बैंड तो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. वो मैस्कुलिन वर्ल्ड को भी कर रहा है और साथ ही साथ में न्यूट्रल वर्ल्ड को भी कर रहा है ना. तो वो बहुत ताकतवर आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में वो न्यूट्रल भी दिखाई दे रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ रहा नीचे जो चीज़ें हैं उससे. तो इसमें सही आपका इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन द पेस इन स्लीक शाइवलरी सर्टेनिटी इज. अब आपसे बोला जा रहा है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? दे पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी इज. देखो पेस मतलब वो स्पीड से दौड़ते जाते हैं. अब नॉन लिविंग थिंग को कैसे बोला जा रहा है, कैसे डिनोट किया जा रहा है? ह्यूमन की तरह डिनोट किया जा रहा है. तो नॉन लिविंग थिंग को जब ह्यूमन की तरह डिनोट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट देखो, द वर्ड शाइवलरिक सिंबलाइजेस. किसको डिनोट करता है? बहुत ब्रेवरी को, साहस को डिनोट करता है. द सैडनेस ऑफ अंकल, द इमोशन ऑफ अंकल, द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर. तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सैडनेस तो नहीं होगा. शाइवलरिक जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? एटीट्यूड ऑफ द टाइगर को डिनोट कर रहा है. टाइगर को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया ना उन्होंने. द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन प्राउड एंड अफ्रेड इज. कहाँ लिखा हुआ है लाइन प्राउड एंड अफ्रेड? एक मिनट रुकिएगा.
प्राउड एंड अनअफ्रेड है ना यहाँ पर, तो फियर द मीन बीनीथ कहाँ पर लिखा हुआ है प्राउड एंड अफ्रेड? विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये प्राउड लिखा हुआ था शायद, प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो प्राउड एंड अफ्रेड नहीं है, प्राउड एंड अनअफ्रेड लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में क्या है। द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड, पैनल पे जो उन्होंने जो टाइगर्स बना रखे हैं, विल गो ऑन prancing, वो वैसे ही उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, और उनको किसी का डर नहीं रहेगा, और वो अपने आप पे बहुत प्राउड रहेंगे। तो प्राउड एंड अनअफ्रेड आपने देखा यहाँ पर, आपको क्या दिख रहे हैं? दो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो प्राउड है, नहीं अफ्रेड होता तो ये क्या हो जाता आपका, ऑक्सीमोरोन हो जाता, तो वो तो होगा नहीं। प्राउड एंड अनअफ्रेड जो है वो लाइक के साथ में नहीं लिखा है, मतलब सिमिली गलत हो जाएगा। हाइपरबोल जो है वो भी नहीं है, तो बच्चा क्या आपका मेटाफोर, मतलब मैं उसको क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ किसी चीज़ से। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा लगाया करो, तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो 7th का ये था, बस इतने ही क्वेश्चंस थे आपके। खत्म होने से पहले क्लास के आप इसको देख लीजिए। तो आपको ट्रिपल धमाका ऑफर मिल रहा है इस दिवाली पर उत्कर्ष क्लासेस की ओर से। बस ध्यान ही रखना है, ये ऑफर केवल और केवल है 3 नवंबर तक। 90% तक डिस्काउंट मिलेगा किसी भी ऑनलाइन कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलेंगी अगर आप किसी भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स को परचेज करते हैं तो ये आखिरी ऑफर है 9 नवंबर तक, तो इसको ज़रूर अवेल कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।